हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसे रियल नंबर के मैं पहले 1 मार्क के क्वेश्चंस और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर दीजिए मैम। तो आज मैं लेकर आई हूँ रियल नंबर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन और जो मोस्ट ट्रेंडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स, अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है रियल नंबर्स सबसे पहले जो नंबर्स आए वो कौन से थे? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव कोचिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। मतलब वो ना तो वो नेगेटिव होते हैं और ना ही उनमें क्या जीरो एक्सक्लूड होता है, मतलब जीरो नहीं आता। जैसे कि 5, 7, 6 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स और उसमें जीरो नहीं आता है। नेक्स्ट इज होल नंबर्स। ऑल नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे और बस जीरो इंक्लूड होगा, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स विद जीरो, तो वो क्या होते हैं? होल नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर, जिसमें ऑल नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूडिंग जीरो, ऑल टुगेदर उनको क्या कहते हैं? हम इंटीजर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, देन जीरो, और यहाँ पे फिर क्या आ जाते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स इज नॉन एज अ रैशनल नंबर इफ वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ m by n, वेयर n इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता और m और n जो है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 लिख सकते हो, नेगेटिव में भी हो सकता है, -2.65 भी हो सकता है। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनको आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, m by n फॉर्म में वी कैन नॉट राइट रिटर्न। सो हम ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, जो रूट में होते हैं, √2, √3 एक्सेट्रा। अगर हम इस डायग्राम की बात करें, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, फिर आया हमारे पास जीरो, दैट इज होल नंबर्स, फिर आए नेगेटिव नंबर्स, तो क्या बन गए? इंटीजर्स, फिर आई फ्रैक्शनल, तो हमारे पास क्या बन गए? रैशनल नंबर्स बन गए। और थोड़े से इरेशनल नंबर्स हमने देखे, पाई, √2, √3। तो इन सबको जब हम इकट्ठा कर देते हैं, सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स को, तो वो क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो that means real numbers are include all the rational numbers and irrational numbers। तो उनको क्या कहेंगे आप? रियल नंबर्स कहेंगे। और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने में यूज किया जाता है, जैसे टाइम, मास, एनर्जी, वेलोसिटी, जितनी भी आप आइडेंटिटीज यूज करते हैं उन सब में इसको रियल नंबर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है जी, तो आपको पता है एल्गोरिदम किसे कहते हैं? जो डेफिनेशन हमें दी जाती है स्टेप बाय स्टेप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। और लेमा किसे कहते हैं? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड होती है कि ये ऐसे ही आपने यूज करनी है और उसको यूज करके आप अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। एल्गोरिदम होता है स्टेप्स बताए जाते हैं कि आपने ये स्टेप्स करो, पहले ये करो, फिर ये करो, तो वो एल्गोरिदम बन जाता है। लेमा किसे कहते हैं? कि एक स्टेटमेंट दे दी कि इसको एज इट इज यूज कर लो। जैसे कि एग्जांपल यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि आपकी बुक का ही पार्ट है, उसमें क्या कहा उसने? फॉर ईच पेयर ऑफ given positive integer a and b there exists a unique whole number q and r which satisfies the relation a is equal to bq plus r। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं कि डिविडेंड क्या होता है? इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिविडेंड को ए कहते हैं, डिवाइजर को बी, क्वोशंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक रिलेशन है, ये एक स्टेटमेंट है जो हम एज इट इज यूज करते हैं। ठीक है जी। और इसमें आर जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर बी तक होता है, मतलब 0 से लेकर वो डिवाइजर तक, डिवाइजर से छोटा हो सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, अगर मैं 18 को 3 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो वह यहाँ पे क्या आ रहा है? 6, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। अगर मैं 3 को 19 को 3 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया? 1। मतलब अगर यहाँ पे डिवाइजर जो है वो 3 है
तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन हुई। आगे चलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या कहता है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसके ऊपर बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने के लिए हम यूज करते हैं। वैसे तो हम बेसिकली कौन से यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं फॉर स्मॉल नंबर्स लाइक 17 एंड 21। बट अगर हमारे पास नंबर जो है आ जाए 169 एंड 196, तो इन सबको यूज करने के लिए हम, या इससे बड़े नंबर्स भी आ जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम। नाउ यूक्लिड एल्गोरिदम है क्या, टू कैलकुलेट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B विद A ग्रेटर देन B, मतलब एक नंबर आपका बड़ा होना चाहिए दूसरे नंबर से। तो स्टेप 1 है, आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है टू फाइंड Q एंड R, दैट इज क्वोशंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए आपने लगाया लेमा, वेयर A इज इक्वल टू B Q प्लस R। R जो है वो आपका 0 और B के बीच में होगा, तो ये तो आपका लेमा हो गया। स्टेप 2 क्या है, अगर तो R आपका 0 आ जाता है तो मतलब जो आपका HCF है वो वहीं पे खत्म हो गया, वो जो डिवाइजर होगा दैट इज योर B इज योर HCF। अगर तो आपका R नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन वी हैव टू बी अप्लाई अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको फिर से दोबारा क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। थर्ड स्टेप इज, आपको इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। एक बार आपका रिमाइंडर 0 आ गया तभी आपका ये प्रोसेस खत्म होगा, तब तक आपने ये चलाते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। और एट लास्ट में जो डिवाइजर होगा वो आपका क्या होगा, HCF होगा। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस जो हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के, वो डिस्कस करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं आए हुए आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो टाइप 1 का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं पहले। एग्जांपल कौन सी है आपकी, फर्स्ट एग्जांपल है, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 1257। इसमें क्या कह रहा है कि आपने टाइप 1 में इसको बस आपने सेम सिर्फ एल्गोरिदम यूज करना है, जो ये स्टेप्स आपको ऊपर बताए 3, इसमें आपको यूज करके इन तीनों को और सिंपल कैलकुलेशन के साथ आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो नाउ आपके पास दो नंबर हैं, तो एक नंबर हमें बड़ा मिल गया, एक छोटा मिल गया, तो मतलब ये होगा आपका डिविडेंड, ये होगा आपका डिवाइजर। तो आपने यहाँ पे लिख लिया बड़े वाले नंबर को, यहाँ पे लिख लिया छोटे वाले नंबर को। अब आपने इसको इसके साथ क्या कर दिया, डिवाइड। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया है, 420। अब इस रिमाइंडर को आप दोबारा से इसके साथ, ये आपका क्या बन जाएगा, अब डिवाइजर, और यहाँ पे जो डिवाइजर था वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है जी, दोबारा से सेकंड स्टेप लगाया, यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर, और यहाँ पे जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। दोबारा से इसको सेम हमने डिवाइड किया, फिर से ये प्रोसेस करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। ठीक है जी, तो जितने भी आपके स्टेप्स बनते हैं आपने बनाने हैं। आपके स्टेप्स यहाँ पे बने हैं, काफी ज्यादा स्टेप्स बने हैं, तो आपने 7 स्टेप्स बने आपके, तो 7 स्टेप्स के बाद आपका इसका आंसर आया है। तो जितने भी स्टेप्स बने तब तक करना है जब तक आपका R जो है वो 0 ना आ जाए। तो लास्ट डिवाइजर आपका क्या है, 4, दैट इज B की वैल्यू क्या है, 4, तो आपका HCF क्या होगा, 4 होगा। तो नाउ रिमाइंडर इज 0, द प्रोसेस स्टॉप्स एंड सिंस द डिवाइजर एट लास्ट इज 4, सो योर HCF ऑफ 2 नंबर इज 4। ठीक है जी, तो ये था सिंपल मेथड आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालने का। तो एक नोट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो ये 4 आया है आपका HCF, ये 4 जो है वो सबका HCF है। जहां पे ये है A, यहाँ पे है B, दैट इज A, दैट इज B, यही मतलब है ना इनका। तो आपका जो 4 HCF है वो 24,4 का भी HCF है, 124,24 का भी HCF है, 148,124, मतलब जितने भी यहाँ पे A B मतलब डिविडेंड और डिवाइजर है, जितने भी यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर्स बने इन सब का HCF क्या है, 4 ही है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ये कई बार MCQ टाइप में पूछ लेते हैं कि जो अगर इसका HCF, इन 2 नंबर्स का HCF 4 है तो इन 2 नंबर्स का HCF क्या होगा। तो मतलब यही है कि अगर आपका फर्स्ट का मतलब ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, अगर इनका HCF आपका 4
4 आया तो बाकी जितने स्टेप्स हैं, जितने भी हैं आपके ए और बी, उन सब का HCF भी क्या होगा, 4 ही होगा। नाउ एक्सरसाइज 1.1 जिसमें टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, जिसमें सिंपल आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है और फाइंड करना है HCF। सो फर्स्ट पार्ट इज 135 एंड 225। तो आपका 225 जो है वो डिविडेंड बन गया और 135 डिवाइजर बन गया। तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया और आपने यहाँ पे सारे स्टेप्स किए। तो कितने स्टेप्स के बाद आपका खत्म हुआ, 3 स्टेप्स के बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है जी। तो अब आपका रिमाइंडर जो है वो अब 0 आ चुका है, तो आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और लास्ट आपका डिवाइजर क्या है, 45। तो योर आंसर इज 45। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 196 एंड 3822। तो यहाँ पे भी आपको डिविडेंड और डिवाइजर मिल गए। आपका डिविडेंड बन गया 3822 और डिवाइजर बन गया 196। अब आपने इसको डिवाइड करना शुरू किया। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो 196 है ये इन पूरे डिजिट्स को डिवाइड कर लेगा, फिर आपने दोबारा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम डिवाइड कर रहे हैं, 196 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 196। तो यहाँ पे रिमाइंडर बना 186। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट्स बच चुके हैं, आपने इन 2 डिजिट्स को भी यूज करना है। तो एक बार एक डिजिट नीचे आएगा, दैट इज 2 नीचे आया, फिर आपने दोबारा डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पे 9 आया, फिर रिमाइंडर आपके पास 98 आया, फिर आपने 0 यूज किया तो यहाँ पे फिर ये 5 के साथ कट हो गया। अब ये पूरा कट हो गया। ये एक प्रोसेस है, इस पूरे नंबर के ये सारे डिजिट्स जब तक यूज नहीं होते तब तक आप अगला स्टेप नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचता, फिर हमने यहाँ पे दोबारा लेमा वाला प्रोसेस लगाना था, तो ये जो है ये डिवाइजर जो है यहाँ पे डिविडेंड बन जाना था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 0 आ गया तो ये हम यहीं पे रोक देंगे, एक ही स्टेप बना हमारा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर आता तो हम आगे करते। तो एक स्टेप हमारा क्या बना, ये हमारा डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी। तो आपका रिमाइंडर अब 0 आ गया तो प्रोसेस इज स्टॉप। तो आपका लास्ट डिवाइजर आया 196, डिवाइजर यही है ना, बी की वैल्यू यही है 196। तो आपका HCF क्या आ गया, 196। थर्ड क्वेश्चन इज 867 एंड 225। इसमें भी हम सेम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। तो इसमें भी हमने सेम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। हमने सेम इसको भी 3 प्रोसेसेस के साथ हमारा ये खत्म हो गया। 3 प्रोसेसेस के बाद हमारा ये खत्म हो गया। तो हमारे पास 3 स्टेप्स के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 बना और हमारा HCF बना 51। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं CBSE के जो आए हुए हैं। फर्स्ट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 176 एंड 38220। CBSE क्वेश्चन है 2010 का, इसका आंसर 4 आता है। आप सॉल्व करके देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड if D is equal to HCF 48,72 find the value of D। D मतलब यही आपने HCF लगाना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे आप तो वहां से D की वैल्यू आ जाएगी और इसका आंसर आएगा 24। CBSE 2011 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2012 का ये क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 740 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। आपको करना है इसमें भी यही है सेम, बस आपको जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज योर 5 इज योर रिमाइंडर। तो आपने रिमाइंडर को दोनों नंबर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 320 को -5 किया तो कितना आया, 315। एंड आपका जो दूसरा नंबर है 740 में से 5 माइनस किया तो 735 नंबर आया। अब आपने इनका क्या है, HCF निकालना है, क्योंकि आपको क्या कहा गया है, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब होता है HCF निकालना। अगर लीस्ट नंबर पूछा जाता तो हम क्या निकालते, LCM। लीस्ट जब भी पूछा जाए तब आपने LCM निकालना है, लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लार्ज नंबर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का HCF निकालने के लिए आपने क्या यूज किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पूरा प्रोसेस के साथ सॉल्व किया, 2 स्टेप्स में आपका ये खत्म हो गया। तो लास्ट रिमाइंडर आया आपके पास 105। सो योर आंसर इज 105। टाइप 2 के क्वेश्चन आते हैं रिटर्न फॉर्म में, जिसमें आपको लिखना काफी पड़ता है। बस इसमें लिखने प्रेजेंटेशन का ही हिसाब है, बस आप इसमें प्रेजेंट अच्छे से कर गए तो आपके मार्क्स फुल आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं टाइप 2 में, जैसे एग्जांपल 2 है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें आपको बच्चे, आपको ये फर्स्ट लाइन लिखनी ही है
लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो डेफिनेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की वो आपको यूज करनी है इसमें। तो लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी की वैल्यू आपको यहाँ क्वेश्चन में से मिल जाएगी। बी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पे क्या है 2, क्यू के आगे क्या है 2, तो बी क्यू होता है ना, तो बी की वैल्यू आपको यहाँ से क्वेश्चन में से मिल जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 2, तो आपका डिवीजन लेमा क्या बना, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0 एंड 1। क्यों, क्योंकि आपका b क्या है 2 है, तो 2 अगर b है आपका तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो दो ही बस केसेस बनते हैं। जब आपका 0 होगा रिमाइंडर तो a क्या आएगा 2q, ठीक है जी, 2q प्लस 0 को 2q लिख सकते हो। और एक बार जब आप 1 डालोगे रिमाइंडर की जगह 1 लिखोगे तब आपका a क्या बनेगा 2q प्लस 1, ठीक है जी। तो आपको पता है इफ a इज द फॉर्म ऑफ 2q, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा इवन इंटीजर, और 2q प्लस 1 है, इवन में कुछ 1 प्लस कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा ऑड इंटीजर। इसी की तरह आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 है जो काफी बार सीबीएसई में आई हुई है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने बिल्कुल इसको ध्यान से समझना है। क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि लेट a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये लाइन आपको लिखनी है जैसे मैंने पहले भी बोला। यहां से क्वेश्चन से आपको क्या मिल गया जी, b मिल गया। b क्या है आपका 4, ठीक है, तो b आपका 4 है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपका a क्या बना, जो आपका रिलेशन है उसको आप लिखोगे a इज इक्वल टू 4q प्लस r, और r आपका कहां से कहां तक होगा 0 और 4 के बीच में होगा, ठीक है जी। तो आपका r क्या बन सकता है 0, 1, 2 और 3, यही 4 स्टेप्स बनेंगे, ठीक है जी। 0 से लेकर 4 तक के बीच में है ना, तो 0, 1, 2, 3 यही बन सकते हैं। इफ r इज इक्वल टू 0 तो अब आपका a क्या आएगा 4q प्लस 0, तो 4q बन गया। तो अब 4q क्या होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर। जब r इज इक्वल टू 1 है तो a क्या आएगा 4q प्लस 1, तो ये क्या बना ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जब r इज इक्वल टू 2 है तो आपका a क्या बना 4q प्लस 2, तो इनमें से 2 कॉमन आ गया, तो 2q प्लस 1 दैट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। जब आपका r इज इक्वल टू 3 है तब आपके पास a क्या बना 4q प्लस 3 दैट इज 3 आ गया ना आपका प्लस 3, तो ये क्या बना ऑड पॉजिटिव इंटीजर। बस आपने अच्छे से रिप्रेजेंट करके अलग अलग करके इसको दिखाना है, बस इसमें लिखने का ही आपको है कि आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मार्क्स आपके फुल आ जाएंगी। तो अब आपने उसके बाद क्या लिख देनी है क्वेश्चन वाली लाइन, हंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो आपके पॉजिटिव कहाँ कहाँ आए हैं, 2 जगह आए, दैट इज 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो आपकी क्वेश्चन वाली लाइन बन गई एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 टाइप 2 का क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन बनता है। टाइप 1 का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये भी सीबीएसई में काफी बार आया हुआ है। तो बस बच्चे आपने करना वैसे ही है जैसे अभी हमने 6 वाला क्वेश्चन किया, 4 वाला क्वेश्चन किया, वैसे ही हम 6 वाला करेंगे। लेट a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे हमारा b क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है जी। तो अब हमारा क्या आएगा, देन हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बना के हिसाब से क्या बना, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, सॉरी 6q प्लस r, और आपका r क्या आएगा 0 और 6 के बीच में, ठीक है जी। 0 और 6 के बीच में आएगा मतलब आपका r क्या बनेगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है जी। तब आपने इसमें सारे स्टेप सॉल्व करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या बना, जब आपका r इज इक्वल टू 0 है दैट इज 6q बना। 6q को आप क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3q, तो ये 2 का मल्टीपल बना, तो दैट मीन्स इट इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड आया आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर बना। r इज इक्वल टू 2 है तो आपका क्या आया a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, तो 2 जो है वो कॉमन आ गया, तो क्या बना 3q प्लस 1। अब 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे ये ऑड है, ये ऑड नंबर है ना 3q प्लस 1, लेकिन 2 क्या है इवन। इवन को जब आप ऑड के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आंसर इवन, ये ध्यान में रखना है। तो ये क्या बन गया आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर। r इज इक्वल टू 3, तो ये यहाँ पे क्या बना 6q प्लस 3, यहाँ पे कॉमन क्या आया है आपका 3,
3 को जब आप किसी के मल्टीप्लाई करोगे, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड, तो ये आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है कि बाहर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि 3 कॉमन आ रहा है। यहां से नहीं मत देखना कि ये प्लस हो गया तो बस खत्म कहानी। ठीक है जी, तो आपने ये ध्यान से करना है। तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 4 आया तो 2 कॉमन आया, तो ये बना जी इवन पॉजिटिव इंटीजर, और 6q प्लस 5 यहाँ पे प्लस 5 है तो ये क्या बना जी, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड वाले कितने हैं वो सब हम लिख लेंगे। तो ऑड वाले कौन से हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो ये आपकी क्वेश्चन वाली लाइन बन गई, हंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। सेम आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, तो बच्चे आपने स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, लेट a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाया, a आपका बना 3q प्लस आर, वेयर आर आपका 0 और 3 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा चीज कही है, क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर करना है जी आपको। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पे आर क्या बनेगा, 3 तक लेना ना आपको, तो क्या बनेगा 0, 1 और 2, 3 स्टेप्स बनेंगे, लेकिन आपको क्या उसका शो करना है, स्क्वायर शो करना है। और वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम r इज इक्वल टू 0 लेंगे, r इज इक्वल टू 0 लिया तो a की वैल्यू क्या आई, 3q। अब आपको करना है इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर किया तो कितना आया, 3q का स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर में से आपने क्या कॉमन निकालना है, 3, क्योंकि आपको 3m बनाना है या 3m प्लस 1 बनाना है। तो 3 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में आपके पास क्या आया, 3q स्क्वायर। अब ब्रैकेट में चाहे जो मर्जी है, हमने उसको क्या ले लेना है, m। तो ये क्या बन गया, 3m, वेयर m इज 3q स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये आपके 3m फॉर्म का बन गया। नेक्स्ट r आता है 1 आता है, तो a क्या बनेगा, 3q प्लस 1। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए आपने a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बना, तो यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी के किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे वो पुट किया आपने 3q का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3q मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे क्या बच्चे बना, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब जो ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इनमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बना, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब आप इस ब्रैकेट को क्या नेम दे देंगे, m नेम दे देंगे। तो ये यहाँ पे किस फॉर्म का बना, 3m प्लस 1। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा है ना हमारा, यहाँ तो 3m फॉर्म का बनना चाहिए या 3m प्लस 1 फॉर्म का बनना चाहिए। नेक्स्ट आता है जब आपका थर्ड स्टेप आता है, वो क्या है, r इज इक्वल टू 2। तब आपने a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लेना है, और फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। तो स्क्वायरिंग करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बना, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब 4 को आपने स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कैसे करेंगे, 3 प्लस 1 के, ताकि इन तीनों में से फर्स्ट 3 टर्म में से आपका 3 जो है वो कॉमन आ सके। तो 3 आपने बाहर लिखा, तो यहाँ पे क्या आया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है जी, अब ये जो ब्रैकेट है इसको आपने क्या नेम दे देना है, m नेम दे देना है। तो आपका क्या बना, 3m प्लस 1। तो हंस अगर आप स्क्वायर करते हो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो या तो आपका 3m फॉर्म का आया या 3m प्लस 1 फॉर्म का आया। आपको शो दैट करने के लिए कहा था, तो हमने शो दैट कर दिया। इन क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लिखते किस हिसाब से हैं। तो आपने लिखना स्टेप बाय स्टेप है, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ, अब यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये सीबीएसई में काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो बच्चे जब भी आपको क्यूब आए ना,
जब भी ये क्वेश्चन आता है क्यूब का, तो अब यहाँ पे हम बी में क्या लेते हैं, 3 पुट करते हैं। यहाँ पे 9 है ना, तो 9 की जगह पे हम यहाँ पे बी क्या यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे, तब वो इस फॉर्म का बनेगा, 9m फॉर्म का बनेगा। क्योंकि अगर हम 3 का क्यूब करते हैं वो क्या बनता है 27, और उसमें से हम 9 बड़े आराम से बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आपने बी क्या लेना है, 3 लेना है। तो लाइन तो आपने वही लिखनी है, लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। तो ए क्या आएगा आपका 3q प्लस आर, और आर कितनी, आर की फॉर्म क्या हो सकती है 0, 1 और 2। ठीक है जी, मतलब आपके ए के कितने स्टेप्स बनेंगे, 3 स्टेप्स बनेंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है जी, तो r इज इक्वल टू, जब 0 लिया तब a की वैल्यू क्या आई 3q। अब क्या करना है आपको, क्या बोला है क्यूब करने के लिए, तो क्यूब किया दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या बना 27 का क्यूब। अब इसमें से 9 आप कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा अंदर 3q स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले भी बोला, इसको आप क्या बोल सकते हो, आप m लिख सकते हो। तो ये किस फॉर्म का बना, 9m फॉर्म का बना। नेक्स्ट r, जब आपका 1 डाला, r इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके पास a आएगा 3q प्लस 1। दोनों तरफ आपने क्यूब किया, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तब आपने सारी वैल्यूज पुट की, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जो आपके पास ये प्लस 1 है, इसको आप साइड पे लिख लीजिए। जो 3 टर्म्स हैं उनमें से 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 27 और ये एक 9 बना ना, तो इसमें से 9 कॉमन आ सकता है, तो हमने यहाँ पे 9 लिया। और यहाँ पे क्या लिखा है 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे ये इसको आप क्या नेम ले दोगे, इस ब्रैकेट को m नाम दे दोगे, और ये किस फॉर्म का बन गया 9m प्लस 1 का। सेम फॉर r इज इक्वल टू 2 के लिए, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 करना है। दोनों तरफ आपने क्यूबिक की, क्यूबिक करने से आपके पास यहाँ पे बना 8। तो ठीक है, प्लस 8 को अलग से लिख लीजिए। और ये जो 3 टर्म है उनमें से आपने क्या कॉमन लेना है 9, और जो बाकी टर्म बच गई उसको लिख लिया, और यहाँ पे क्या आया 9m प्लस 8। ठीक है जी, तो आपका क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। नाउ नेक्स्ट आपका ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये क्वेश्चन भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। शो दैट द स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, स्क्वायर लिखा है, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द आइदर फॉर्म 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। इसमें b आप 4 ही लेंगे। ठीक है जी, बस आपको स्क्वायर करना है। नेक्स्ट है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करना है, और आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई 2016 में भी आया है। इसमें आपको b की वैल्यू क्या लेनी है, 4 लेनी है। 4 लेने से ही आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस की। जो टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के, इस तरह में क्या है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, निकालना आपको एचसीएफ ही है, लेकिन स्टेटमेंट आपको खुद बनानी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल नंबर 4 है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम, शी वांट्स। तो ये सारा क्वेश्चन जो है उसने क्या पूछा है, बड़े सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सेम नंबर्स की उसने बनानी है, लीस्ट एरिया उसको चाहिए। अब लीस्ट एरिया उसको चाहिए तो मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, और आपको उसने क्या कहा कि जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज रख सकें लीस्ट एरिया में। मतलब आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 420 एंड 130 का। ठीक है जी, तो आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाया, तो इसको सॉल्व करके 3 स्टेप में इसका आंसर आ रहा है। तो एचसीएफ आपका बना क्या 10, लास्ट डिवाइजर जो आया वो आपका क्या आया है 10, सो योर एचसीएफ इज 10। इसी तरह इसी टाइप 3 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 1.1 में भी है। 3rd क्वेश्चन है आपका एन आर्मी कॉन्टिनेंट, फिर भी मैं कह रही हूँ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कहा है, 616 मेंबर्स कहे हैं जो मार्च कर रहे हैं, जिसमें से 32 मेंबर्स जो हैं वो परेड करेंगे। ठीक है जी, आर्मी बैंड के हिसाब से। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। तो जब भी मैक्सिमम चीज पूछी जाए तो मैंने आपको बताया है आपने क्या लिखना है, एचसीएफ निकालना है।
तो आपने HCF निकाला 616 और 32 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके। HCF आपका आया 8, लास्ट डिवाइजर जो है वो 8, तो कितने कॉलम्स बनेंगे? 8 कॉलम्स ईच बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो CBSE में क्वेश्चन आया है 2016 में कि एक फ्रूट वेंडर है, उसने 990 एप्पल्स जो है 945 ऑरेंजेस है उसने बैग में पैक करने हैं, तो उसको क्या चाहिए? मिनिमम नंबर चाहिए कि वो बास्केट में सबको पुट कर सके। नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने वो बास्केट में पुट कर सकता है। तो ये हम मतलब एक बास्केट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स आ सकते हैं हमें ये निकालना है। तो मतलब उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा 990 एंड 945 का। तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके आपने HCF निकाला, दैट इज 45 आया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट कितने आ सकते हैं? 45। और मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट फ्रूट्स भी उसने पूछे हैं, तो वो क्या आ जाएगा? दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या कर देना है? 45। तो दोनों को प्लस करके कितना आया? 1935 डिवाइड बाय 45 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 43। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं विद NCERT सॉल्यूशंस। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।